हेलो एवरीवन। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था सेल के बारे में और वो क्लास 9 का चैप्टर 4 है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने स्टार्टिंग में सेल के बारे में पढ़ा था, फिर कुछ सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो बच गया था वो था सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बचा था? सेल ऑर्गेनेल्स बचे थे। तो हमें आज सेल ऑर्गेनेल्स की डीप नॉलेज चाहिए और हमें इनके बारे में जानना है। अगर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे। और इजी ट्रिक के साथ और आसानी से जो क्वेश्चंस हमसे बन सकते हैं या जिस टॉपिक को हम समझ सकते हैं, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है जो कि वो सेल के लिए करते हैं। और वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, इनका काम ही है, वो क्या है, क्या काम है? उनका काम ही है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करें, सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करें, सेल को एक्टिवली फंक्शन करने में हेल्प करें, केमिकल मैकेनिकल सपोर्ट देने में मदद करते हैं ये सेल ऑर्गेनेल सेल को। ओके। और सेल के पास जो बाउंडेड मेम्ब्रेन है वो सेल के ऑर्गेनल्स को इंटरनल इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखता है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के अंदर, वो ऑर्गेनल्स कहाँ पे होते हैं? वे ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में तैरते हुए। वो साइटोप्लाज्म के लिक्विड फ्लूइड स्टेट में तैर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? येलोइश फ्लूइड स्टेट है, उसमें वो तैर रहे होते हैं। वो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो स्पेशली हमें किसकी मदद से देखते हैं? हमें दिखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। किसकी मदद से देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ये ऑर्गेनल्स हमें नज़र आते हैं। तो हमें इस चैप्टर में जो कुछ ऑर्गेनल्स है उसके बारे में जानना है। हमने ये तो समझा कि सेल ऑर्गेनल जो स्पेसिफिकली फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, एक्टिव फंक्शन प्रोसेस करने में मदद करते हैं, एक्टिव फंक्शंस, मैकेनिकल केमिकल फंक्शंस सपोर्ट करते हैं सेल को। लेकिन कैसे करते हैं? तो ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ये कुछ टाइप्स के ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ टाइप्स के ऑर्गेनल्स होते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले आपको जानना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक कौन से होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके एनसीईआरटी की लाइन में ये अच्छे से दिया हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर दिखता कैसा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है। क्या है? लार्ज नेटवर्क टाइप है जो कि आपके सेल में प्रेजेंट होता है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन तो होगा, मैंने आपको कहा सेल ऑर्गेनल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है और जिन्हें हम सीट्स भी कह सकते हैं, मतलब एक बिछे हुए हैं। ये सेल में ये इस तरह के ऑर्गन्स है जिन्होंने एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है और सेल में बिछे हुए हैं। एक ट्यूब्स की बात है जो कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में है और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह दिखते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सिट्स विच इज लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और राउंड भी नज़र आते हैं और ऑब्लोंग बैक्स की तरह भी नज़र आते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड राउंड एंड ऑब्लोंग बैक्स। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। What is the difference between the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum? There is a basic, just a normal difference, but this normal difference, which is a create a very vast variation between the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. The vast variation is that in the smooth endoplasmic reticulum, क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? क्या है? कुछ नहीं है।
छोड़ो इसे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है इसमें, क्या है इसमें? इसमें राइबोसोम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर होते हैं राइबोसोम। और ये राइजोसोम जो है ये किस खेत की मूली है? ये जो राइजोसोम है क्या है ये? आपको जानना होगा कि ये राइबोसोम होते क्या हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से आ गए भाई साहब। ये जो राइबोसोम है, आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन में कुछ राइजोसोम टाइप से प्रोनाउंस कर दिया, इट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो राइबोसोम क्या करते हैं हम लोग, प्रोनाउंस करते हैं राइबोसोम्स। तो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये राइबोसोम जो होते हैं ये भी एक टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि आपको प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इनका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ये प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं, इनकी मदद से प्रोटीन फॉर्म होती है सेल में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अंदर राइबोसोम अब्सेंस होते हैं, राइबोसोम इसमें प्रेजेंस नहीं होते हैं। तो इनका भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। इनका वर्क क्या है, ये सेल को लिपिड्स फॉर्म करके देते हैं। क्या देते हैं? फैट्स एंड लिपिड्स। आपको समझ में आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं है, जिनका फंक्शन क्या है, फैट का फॉर्मेशन करना, लिपिड्स का फॉर्मेशन करना। फिर उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ आर रफ है, आर है, राइबोसोम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट एंड दे create या form या synthesize या manufacture the proteins. That's a clear, that's a just normal thing we have to learn, we have to understand. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अगर ये डिवाइड होते हैं तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, क्या है डिफरेंस दोनों में। आपने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हमने देखा। और फिर उसके बाद और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे हम समझेंगे तो ही तो क्वेश्चंस बनेंगे ना, और क्वेश्चंस बनाना ही हमारा काम है। तो एनसीईआरटी की लाइन में आपको कुछ बेसिक बातें दी हुई हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ यही है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज किया, रफ ने और स्मूथ ने किया प्रोटीन का सिंथेसाइज, सॉरी रफ ने किया प्रोटीन का सिंथेसाइज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किया आपको किसका, प्रोटीन। और गलत बोल है, खुद गलत बोल रहे हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और फंक्शंस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या है, ये साइटोप्लाज्म को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का मतलब ये स्पेस देता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होने के लिए। और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक नेटवर्क की तरह है, जो मैंने आपको बताया कि इसका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। इसका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन्स के सिंथेसाइज करते हैं, ये फैट्स के सिंथेसाइज करते हैं, ये लिपिड्स के सिंथेसाइज करते हैं। तो ये जो इनका फॉर्मेशन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं इन चीज़ों को, तो इन्हें सप्लाई करना होता है। क्या होता है, सप्लाई करना होता है। तो इसका सप्लाई करते हैं ये साइटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक, मतलब ये सप्लाई करते हैं कि हाँ जैसे ज़रूरत है ये दे देते हैं कि हाँ आप लीजिए। और क्या करते हैं, फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंस नहीं होते हैं, इनका काम होता है क्या, फॉर्मेशन करना लिपिड्स का, फैट्स का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, राइबोसोम, फंक्शन प्रोटीन का सिंथेसाइज करना एंड प्रोवाइड these proteins या these substance to the cytoplasm and nucleus, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म को सब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए स्पेस देते हैं। और इसमें आपको एक और लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि लीवर सेल जो है वो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में पाए गए हैं। ऐसा देखा गया है कि जो एनिमल्स वर्टिब्रेट्स से बिलोंग्स करते हैं उनके पास लीवर सेल पाया जाता है। लीवर एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि आपको पाया जाता है
वर्टिब्रेट एनिमल्स के पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि पूछ सकता है कि लिवर सेल ऐसे कैसे एनिमल्स में पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो आपको लिखना है वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में आपको पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनल्स जो है हमारा वो है गोल्गी एपरेटस। क्या है? गोल्गी एपरेटस। अब हमें जानना है गोल्गी एपरेटस के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किसने किया। गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। अब देखते हैं गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है। या गोल्गी एपरेटस जो है वो तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स में इनकी शेप कैसे दिखती है, कैसे ये दिखते हैं। तो गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्नेस। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि गोल्गी एपरेटस जो होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर है वो वेसिकल फॉर्म्स में जो एक दूसरे के पैरेलल है, और इनके अरेंजमेंट को हम स्टॉक्स कहते हैं। मतलब ये एक स्टॉक्स के तरह है, अरेंज्ड किए गए हैं, जिनका नाम क्या है सिस्टर्ने, जिसका नाम है सिस्टर्ने। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि गोल्गी एपरेटस एक ऐसा सिस्टम है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि वेसिकल्स अरेंज्ड है एक दूसरे के पैरेलल, और ये फॉर्म करते हैं स्टॉक्स का, जिसको क्या कहते हैं सिस्टर्ने। ये जितने हैं इनका फंक्शन ये है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है, वो सब्सटेंस का सिंथेसिस होने पर सप्लाई करने में, जो कि सेल के किसी पोर्शन में या सेल के किसी पार्ट को अगर, या किसी ऑर्गेनल्स को किसी पार्ट को या सेल के बाहर अगर इस सब्सटेंस को बाहर मूव करवाना है, मतलब बाहर सप्लाई करवाना है, या सेल के किसी पोर्शन को या पार्ट को ये सब्सटेंस चाहिए, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो इस काम को कहें तो संदेश पहुंचाने का काम कौन करते हैं? गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं उनके साथ जो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसाइज होती, जो मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनते हैं, बस क्या सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं रफ में, स्मूथ में होते हैं प्रोटीन्स एंड द फैट्स एंड द लिपिड्स। आई एम रियली सॉरी टू मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। रफ एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में फैट्स एंड लिपिड्स। तो गोल्गी एपरेटस जो होता है ये स्ट्रक्चर उसमें अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो भी सिंथेसाइज सब्सटेंसेस हैं वो गोल्गी एपरेटस को पैक करके रखता है। इसका फंक्शन है पैकेजिंग। इसका फंक्शन क्या हुआ? पैकेजिंग करना, और सिक्रीट कर देते हैं। आपको याद रखना है इससे अटैच है, इसमें जो सब्सटेंस बनता है वो गोल्गी एपरेटस के अंदर आ जाता है। गोल्गी एपरेटस को पैक करके रखते हैं, और जब अकॉर्डिंग टू द टाइम, जब सेल को इसकी नीड्स होती है या आउटसाइड के इन्वायरमेंट को इसकी नीड्स होती है, तो ये गोल्गी एपरेटस इस सब्सटेंस को क्या करते हैं? सिक्रीट करते, इस स्टोरेज को रिलीज करते कि जाओ अब तुम्हारा आ गया है काम करने का समय, अब तुम जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, अब तुम उसका पूरा काम करो। वो पहुंचा देते हैं जिस सेल के पार्ट्स को या सेल के बाहर सराउंडिंग को इसकी ज़रूरत होती है। और फिर गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। लाइसोसोम क्या है? नेक्स्ट हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी एक टाइप का ऑर्गेनल्स है। हमने गोल्गी एपरेटस के बारे में क्या पढ़ा कि गोल्गी एपरेटस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ membrane bound vesicles arranged approximately parallel in the stalk, that is called a cisternae. And now there is some function of Golgi apparatus which is help in the formation of lysosome, which is perform function as a storage, which is perform function as a secrete the substance. They are perform function as a passage to supply the synthesized substance which is synthesized by the endoplasmic reticulum. Okay, ये कुछ फंक्शन होते हैं जो गोल्गी एपरेटस फॉर्म करते हैं। लेकिन आपको ये तो हमेशा याद रखना है गोल्गी एपरेटस के स्ट्रक्चर्स, गोल्गी एपरेटस है क्या, गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है। मतलब मेन तो सब कुछ है भाई, सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखा कि गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो ये लाइसोसोम अब क्या है? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज ऑल्सो टाइप ऑफ
organelles which is present in the animal cell. लाइसोसोम, भाई लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या है? ये लाइसोसोम जो होते हैं ये एक टाइप के, कैसे कहें, जैसे कि हमारे घर में स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम, उसी तरह से लाइसोसोम जो होता है वो एक एक्स्ट्रा इन्वेंटेड स्टोरेज रूम होते हैं हमारे सेल के लिए। इस स्टोरेज रूम का फंक्शन करते हैं, मीन्स कि इनके अंदर वेस्ट डिस्पोजल जो भी होता है वो इनके अंदर चला जाता है कि सेल को इसकी ज़रूरत नहीं है, वेस्टेड है, प्रोडक्ट्स जाओ भाई, जा जा जा, जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हें लिया जाएगा, अभी तुम जाओ, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो हम बोलेंगे लाइसोसोम को कि हाँ दो, क्योंकि हमें चाहिए, क्योंकि हमारे सेल में उतनी एनर्जी नहीं है, तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है उसको सिंथेसाइज करो, हमें एनर्जी दो, जल्दी जल्दी दो, हमें उसका काम है। तो सेल को नहीं है, जो भी वेस्ट है सेल का या बाहर से आ रहे हुए बैक्टीरियाज जो सेल को हार्म कर सकते हैं, चलो भाई जाओ लाइसोसोम के अंदर इंटर करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल भी अभी नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए लाइसोसोम के अंदर। घर में आया है बहुत सारा अनाज, चावल है, दाल है, बहुत कुछ है, बहुत तरह के मसाले हैं, जितना यूज है वो किचन में हमने स्टोर करके रख लिया है। अब जो भी ये एक्स्ट्रा है जाओ स्टोर रूम में हो, जब यहाँ खाली हो जाएगा हमारा मसाला, हमारा जो भी अनाज, तो फिर हम तुमसे ले लेंगे, जाएंगे तुम्हारे पास, तुमसे मांगेंगे तो हमको देना, फिर हम अपने किचन में उसको स्टोर कर लेंगे, फिर खाना पकेगा। उसी तरह से अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तुम रखो इसे, जब लाइसोसोम हमें चाहिए होगा कि तुम हमें एनर्जी दो या हमारे सेल में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, या जब हमारा सेल स्लो फंक्शन करने लगेगा, मीन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएंगे, तब कहेंगे तुम्हें कि आ जाओ जाओ, मतलब हमारी डूबती नैया को बचाने के लिए तुम्हें तो आना होगा, तो अभी चुपचाप शांति से रहो। किसे कह रहे हैं? सेल कह रहा है अपने प्यारे से ऑर्गेनल्स को, लाइसोसोम को। लाइसोसोम है स्टोरेज हाउस है, ठीक है, सारा स्टोरेज मेरे अंदर ही कर दो, एक दिन जब फट जाऊंगा ना तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। लेकिन वो फटता तो ज़रूर है, लेकिन हाय, सेल के साथ कुछ बुरा नहीं होता है, सेल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों? पहले लाइसोसोम अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करके रखता है, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको सिंथेसाइज करने में मदद करता है, यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है, देन सप्लाई टू सेल। बट इन सम कंडीशन मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर सेल का बिगड़ा, सेल की दिमागी हालत बिगड़ी, सेल डैमेज होना शुरू हुआ, then the time is the lysosome may burst. Lysosomes may burst and the enzymes digest their own cells. क्या हुआ? And the enzymes digest their own cells. समझे? So therefore lysosomes are also known as the suicide bags of a cell. जब भी सेल डैमेज होता है, सेल का फंक्शन लो होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन स्लो होता है, एक्टिविटी जो फंक्शंस है, एक्टिव प्रोसेस पे मतलब कि वो स्लो हो जाता है, स्लो डाउन, तो लाइसोसोम खुद को ब्रस्ट कर लेता है, फट जाता है, और उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसके ही सेल को डाइजेस्ट करने लगते हैं, मतलब वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने लगता है। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है आपको बात कि ये लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स को हम लोग कहते हैं गार्बेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्बेज। तो लाइसोसोम्स ने तो अपना बदला पूरा किया, लेकिन ठीक है, सेल को उसने मार डाला, लेकिन सेल के लिए तो अच्छा ही हुआ ना। सेल बहुत स्लो हो गया था अपनी ज़िंदगी, वो थक गया था, उसको भी था कि अब भाई अब नहीं मुझसे काम होगा, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। तो लाइसोसोम भी था बहुत गुस्से में कि देखेंगे उस दिन तो बदला निकालेंगे जिस दिन हमारे अंदर सबसे ज़्यादा ताकत आएगी और तुम सबसे कम ताकत में रहोगे। फटा। क्या हुआ? लाइसोसोम फट गया,
उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल गए, उसके ही सेल को डाइजेस्ट करने लगे। नाउ हमारा प्यारा सेल नहीं रहा, सेल नहीं रहा। तो लाइसोसोम एज एक्सट्रीम कंडीशन जब सेल की हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है। और क्या कहते हैं इसको, सुसाइड बैग, सुसाइड कर ली उसने, आत्महत्या। किसके लिए की, सेल की मदद के लिए की थी, लेकिन अब सेल भी ना बचा। अच्छा ही ना हुआ, नहीं तो अगर वो सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी के लिए भी तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सेल में जो ऑर्गेनल साइजोम है उसको ये करना ज़रूरी था। और इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, आपको याद रखना है। हमने देखा क्या क्या, कौन कौन से ऑर्गेनल्स देखे हमने, मैं तो भूल गई कौन कौन से ऑर्गेनल्स देखे हमने, कौन कौन से। अरे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। पीछे का कौन देखता है, नहीं नहीं नहीं, पीछे का देखना होता है, रिवीजन करना होता है। हमने सबसे पहले देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर देखा है गोल्गी एपरेटस, फिर देखा लाइसोसोम्स। नाउ द टाइम्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है, पसंद ही होगा, देखते हैं। ना भी हो तो पसंद कर लेना, क्या जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका कारण क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि माइटो ऐसा ऑर्गेनल है जो एनर्जी को रिलीज करता है सेल के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और ये एनर्जी जो होती है रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एटीपी क्या है, हमारे एनर्जी का करेंसी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है, इसको बचा के रखना। एनर्जी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। एटीपी इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना है, किसी ने पूछ दिया तो याद रखने का कि ना एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अरे पूछेगा ही क्या, हमें अपने लिए याद रखना पड़ता है, हमें जानना तो ज़रूरी है ना, इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया अभी तक हमने पढ़ा था क्या क्या, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है भाई, राजा है ये सेल का राजा। राजा मैं मानती हूँ, आप भी मान लो भाई, एनर्जी देता है हमारे सेल को, पावर हाउस है हमारे सेल का, समझ रहे हो। एटीपी के फॉर्म में करेंसी एनर्जी की, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके पास खुद का तो डीएनए भी होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है। ऐसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम थे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते थे, उन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज की। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो अलग ही जलवे हैं, इसके खुद के अपने राइबोसोम हैं, मीन्स इसके खुद के डीएनए भी है, अपने जेनेटिक मटेरियल भी है, और साथ ही साथ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाप रे, डबल डबल सिक्योरिटी रखी है इसमें। और फिर क्या है, राइबोसोम भी है भाई साहब, ये खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, किसी की जरूरत नहीं है हमें भाई, हमने तुम्हें एनर्जी दे रखा है, हमारी प्रोटीन भी सिंथेसाइज होती है, समझ रहे हो, राजा है हम, राजा। समथिंग लाइक दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है, अजीबोगरीब है, जिसके बाद खुद का तो डीएनए भी है, खुद का राइबोसोम भी है, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं क्योंकि राइबोसोम है, और साथ ही साथ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि करेंसी होती है एनर्जी की। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये एक्टिविटी करने में बहुत मदद करते हैं सेल का, क्योंकि इनसे एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के लिए। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो काहे का काम करेगा सेल, कभी नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल्स क्या है, प्लास्टिड्स। ये दो ऑर्गेनल्स और रेस्ट हैं, एक प्लास्टिड्स और एक वैक्यूल्स। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन सी बला है। प्लास्टिड्स,
प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिर्फ आपको प्लांट सेल में पाए जाते हैं, आपको एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो जब हम प्लास्टिड्स के बारे में जानेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्यों प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो होता है ये आपका 3 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन्स जिसमें फोटोसिंथेसिस की पिगमेंट होती है, और फोटोसिंथेसिस करने की स्ट्रेटजी होती है। क्रोमोप्लास्ट फॉर कलर, ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरेज। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट फॉर कलर एंड द ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरेज। 3 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स। ओके, और ये 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें आप स्पेसिफिक फंक्शन भी देख रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट कैरी करता है जो कि ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, विच इज हेल्प इन द ट्रैप द सनलाइट। ये तो आपने ये जो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं ना कि ये आपको पहले से पता होंगे कि आपको लोअर क्लास में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई गई है, और अपर क्लास 10th में आपको और डीपली नॉलेज हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि आपको मदद करता है फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। और जो ये क्रोमोप्लास्ट है ये आपको कलर्स प्रोवाइड करते हैं, इतना याद रखना है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं स्टोरेज में, जो स्टार्च है, ऑयल्स है, प्रोटीन्स है, इनके ग्रेन्यूल्स जो हैं इसको स्टोर करने में कौन मदद करता है? ल्यूकोप्लास्ट मदद करता है। और आपको याद रखना है कि आपका जो प्लास्टिड्स होता है ना इसका स्ट्रक्चर सिमिलर दिखता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्योंकि इसके पास भी है अपने डीएनए और राइबोसोम। क्या है? इसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम दोनों हैं। ये भी फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, ये भी अपने सेल में राजा है कहीं ना कहीं, लेकिन किस में है? प्लांट सेल में, हमारे अंदर नहीं है। और आपने क्या देखा? मैंने कहा ना फोटोसिंथेसिस, हमें अपना खाना क्या खुद बनाना है, तो हमारे अंदर क्लोरोफिल क्यों होगी, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट क्यों होगी? हमारे अंदर प्लास्टिड्स की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो प्लांट्स को है, उन्हें अपना खाना बनाना है तो उनके अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे सेल में नहीं होती है। जिसकी ज़रूरत है वही ना रहेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हमारे सेल में क्यों रहेंगे? नहीं बने हैं वो, अब क्या कर सकते, कोई बात नहीं। और कौन सा है नेक्स्ट ऑर्गेनल्स? वैक्यूल्स। देखते वैक्यूल्स क्या है। वैक्यूल्स भी है एक स्टोरेज, वैक्यूल्स भी है एक स्टोरेज जो कि स्टोर करके रखता है सब्सटेंस को। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्टोरेज हाउस होते हैं जो कि प्लांट सेल में लार्ज होते हैं। लार्ज मीन्स कि प्लांट सेल के अंदर 50 से 90% तक जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, जिसका वॉल्यूम जो है 50 से 90% तक उसका वॉल्यूम जो है वो कौन कवर करके रखता है? वैक्यूल्स। और एनिमल सेल के अंदर ये छोटे होते हैं, उतने लार्ज नहीं होते जितने प्लांट सेल में होते हैं। इसका कारण ये है कि प्लांट सेल की बॉडी को खाना स्टोर करके ज़्यादा रखना पड़ता है इन कम्पेयर टू एनिमल, इसी कारण उनके अंदर लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज टाइप के होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर उसके बाद ये वैक्यूल्स जो होते हैं ये एक सेफ प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है? सेफ नहीं, इन देखिए लाइन है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेफ एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड द रिजिडिटी टू द सेल। मतलब एक टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी जो होती है वो सेल को प्रोवाइड करते हैं कौन? वैक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में लार्ज होते हैं, 50 से 90% तक जो जगह कैप्चर करके रखते हैं वैक्यूल्स प्लांट सेल में करके रखते हैं। एनिमल सेल में कंपेयर टू प्लांट सेल ये छोटे होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में फूड की स्टोरेज जो होती है वो अधिकतर मात्रा में होती है कंपेयर टू एनिमल। और फिर उसके बाद प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल्स हैं ये उनको सेप प्रोवाइड करते हैं, सेप प्रोवाइड करते हैं, स्टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और बहुत से प्लांट्स में वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये स्टोर करके रखें फूड को, क्योंकि प्लांट्स में तो ये उनकी लाइफ जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्हें खाना कभी ना भी मिले तो भी वो फुलफिल कर सके अपने बॉडी के न्यूट्रिशन को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमेबा है, उसमें फूड मैं आपको बताया था ना फूड वैक्यूल, जैसे फूड डाइजेस्ट हो जाता था फिर उसी से बाहर भी
एक्सक्रीटेड भी होता है, तो मैं आपको बताया था इंडोसाइटोसिस प्रोसेस एमेबा में ये होता है। एमेबा, द फूड वैक्यूल्स कंटेन्स द फूड आइटम्स डेट द एमेबा हैज़ द कंज्यूम्ड। आपको दिमाग में इस चीज़ को रखना है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एमेबा, एमेबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड कंटेंट होता है और उसी की मदद से एमेबा अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं। फिर किसी किसी में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन्स एक्सपेलिंग करने में एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट को। तो ये सब आपको वैक्यूल्स आपने समझा अच्छे से, वैक्यूल्स क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो नॉर्मल है, मतलब क्या था कि एक स्टोरेज हाउस है जिसकी प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका बहुत स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि ये जैसे कि प्लांट्स के अंदर ये लार्ज एरिया कवर करके रखते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल को उतनी स्टोरेज की इम्पोर्टेंस नहीं होती है कंपेयर टू प्लांट सेल फॉर देयर लाइफ जर्नी प्रोसेस एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद प्लांट सेल के अंदर ये स्पेस कवर करने का कि ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, ज़्यादा फूड न्यूट्रिशन इनमें स्टोर होता है, वेस्ट भी स्टोर होता है। वैसे इन केस ऑफ सिंगल सेल क्यों उसमें ये फूड वैक्यूल्स के काम करते हैं, जैसे कि एमेबा में काम किया और बहुत से ऑर्गेनिज्म में भी काम करते हैं, एक्सपेलिंग करते हैं, मतलब कि रिमूव एक्सेस वाटर या वेस्ट फूड्स होते हैं, वेस्टेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज एग्जिस्ट का रास्ता दिखाता है, जाओ जाओ आप जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत से इनके फंक्शन होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे कि सेल का फंक्शन हो गया, ये जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है मैं तो आपको वही बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, ये जो वैक्यूल्स हैं ये मल्टीपल फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे कि मैं आपको बताया ना कि सिंगल सेल यूनिसेलुलर सिंपल बॉडी सिंगल cell perform a whole function, but in the case of multicellular the different function is performed by the different type of cells। तो समझ रहे होंगे आप कि ये भी कहना चाह रहा है कि वैक्यूल्स जो होते हैं ये किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सारे काम कर देते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्या होते हैं मल्टी टैलेंटेड। बट इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि वैक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट सेल, ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल, बट इन केस ऑफ प्लांट इज वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और किसी किसी जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनमें तो ये भाई साहब आत्मा होती है कि मल्टीपल फंक्शन करने में मदद करते हैं, कहते हैं मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो ऑर्गेनल्स जो था आपका वैक्यूल्स लास्ट था, यहाँ पे आपके सारे ऑर्गेनल्स ख़त्म हो चुके हैं। मैंने जो आपको बताया है इतनी जानकारी लेने के बाद अगर आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करते हैं, समझते हैं जो मैंने समझाया है, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आगे और वीडियोस चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा तो कि मैं आगे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को। आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, तो मैं आगे कैसे और अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैं आगे कौन सी वीडियो बनाऊँ। जो भी मैं वीडियो आगे बनाऊँ आप मुझे बताइएगा कि कौन सी बनाऊँ जो आपको चाहिए, वीडियो जो आपके लिए यूज़फुल हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और फिर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आपको जो भी अच्छा लगता है मैं वो वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय।